15 अगस्त 1971 जब इंडिया अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहा था, उस दिन अमेरिका में एक शॉकिंग अनाउंसमेंट होती है। रिचर्ड निक्सन, उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट, टीवी पर आते हैं और कहते हैं डॉलर अब गोल्ड में कन्वर्ट नहीं होगा। Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold. मतलब जिस सिस्टम पर पूरी दुनिया चल रही थी, यानी ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट, वो टूटना शुरू हो गया। अब लॉजिकली सोचो, डॉलर वीक होना चाहिए था, ट्रस्ट गिरना चाहिए था और अमेरिका की पावर कम होनी चाहिए थी। और सच ये है, शॉर्ट टर्म में डॉलर पर प्रेशर आया, लेकिन लॉन्ग टर्म में डॉलर और पावरफुल हो गया। कैसे एक कंट्री ने गोल्ड का सपोर्ट हटा दिया और फिर भी उसकी करेंसी दुनिया पर राज करती रही? इसका जवाब समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम टूटना ज़रूरी क्यों हो गया था। ब्रेटन वुड्स सिस्टम, जिसने डॉलर को ग्लोबल डोमिनेंस दिलाई, देखने में एक सिंपल सिस्टम लगता था क्योंकि सारी करेंसीज डॉलर से लिंक्ड थी और डॉलर गोल्ड से। $35 इक्वल टू 1 आउंस गोल्ड, मतलब कि सब कुछ इनडायरेक्टली गोल्ड पे चल रहा था, सब कुछ सही भी चल रहा था। पर सिस्टम के डिज़ाइन में एक बहुत बड़ा लूप होल था। ट्रिफिन डायलेमा, इसको इस तरीके से समझते हैं, दुनिया को ट्रेड के लिए डॉलर चाहिए और अगर दुनिया को डॉलर चाहिए तो यूएसए को डॉलर प्रिंट करने पड़ेंगे। बट प्रॉब्लम ये है, जितने ज़्यादा डॉलर प्रिंट होंगे उनके पीछे का गोल्ड उतना ही कम होगा। यूएसए एक दुविधा में फंस गया। अगर डॉलर कम प्रिंट किए तो ग्लोबल ट्रेड स्लो होगा, बाकी कंट्रीज़ और ऑल्टरनेटिव ढूंढने लगेंगी। लेकिन अगर डॉलर ज़्यादा प्रिंट कर दिए तो बाकी देशों का ट्रस्ट टूटने लगेगा, वो गोल्ड की डिमांड करने लगेंगे। सिस्टम की बुनियाद में एक फ्लॉ था। 1960s में अमेरिका ने मैसिव स्पेंडिंग स्टार्ट की। इसके 3 बड़े रीज़न थे। पहला, वियतनाम वॉर। 1965 के बाद अमेरिका फुल स्केल वॉर में घुस गया। अमेरिका ने इस वॉर में लगभग $168 बिलियन खर्च किए, जो आज के हिसाब से 1 से $1.5 ट्रिलियन के बराबर। दूसरा, ग्रेट सोसाइटी प्रोग्राम्स, मेडिकेयर, एजुकेशन और पॉवर्टी रिडक्शन जैसे प्रोग्राम्स पर भी हैवी स्पेंडिंग हुई। तीसरा, स्पेस रेस। सोवियत यूनियन ने 1957 में स्पुतनिक लॉन्च किया, दुनिया का पहला सैटेलाइट। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने भी मैसिव स्पेंडिंग की और 1969 में अपोलो 11 के थ्रू चांद पर पहला इंसान उतारा। अमेरिका की स्पेंडिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, जिसके चलते अमेरिका ने उधार भी लिया और सिस्टम में पैसा भी बढ़ाया। लेकिन ब्रेटन वुड्स सिस्टम में डॉलर को $35 पर आउंस के रेट पर गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता था। रिजल्ट, डॉलर सप्लाई तेज़ी से बढ़ रही थी, गोल्ड रिजर्व्स उस पेस से नहीं बढ़ पाए। सबसे बड़ा रिस्क ये था कि अगर सारी कंट्रीज एक साथ अपने डॉलर के बदले गोल्ड मांग लेती तो अमेरिका के पास इनफ गोल्ड नहीं होता। और यहाँ एंट्री होती है फ्रेंच प्रेसिडेंट शार्ल्स डी गॉल की। फ्रेंच इकोनॉमिस्ट ने नोटिस किया कि दुनिया में डॉलर की सप्लाई गोल्ड रिजर्व्स के मुकाबले पे ज़्यादा हो रही है। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा, अमेरिका सिर्फ पेपर करेंसी इशू कर रहा है और दुनिया बदले में रियल गुड्स और रिसोर्सेज दे रही है। फ्रेंच लीडर्स ने इसको नाम दिया एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज, मतलब अमेरिका अपनी करेंसी का ग्लोबल एडवांटेज एंजॉय कर रहा है। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने सिर्फ क्रिटिसाइज ही नहीं किया बल्कि एक्शन भी लिया। उन्होंने अपने डॉलर रिजर्व्स को गोल्ड से कन्वर्ट करना चालू किया। यह करना ब्रेटन वुड्स सिस्टम के अंडर 100% लीगल था। रिजल्ट, यूएस गोल्ड रिजर्व्स पे प्रेशर बढ़ने लगा। ब्रेटन वुड्स सिस्टम की कमी एक्सपोज हो गई। फ्रांस को देखकर जर्मनी, स्विट्जरलैंड और कुछ और कंट्रीज ने अपने डॉलर रिजर्व को गोल्ड में कन्वर्ट करना या प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट अमेरिका के गोल्ड रिजर्व तेजी से गिरने लगे। सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई कि दुनिया के पास इतने डॉलर जमा हो गए कि सब कंट्रीज अगर एक साथ गोल्ड मांग लेती तो अमेरिका अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाता और ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट कोलैप्स कर जाता। और फिर आता है निक्सन शॉक। 15 अगस्त 1971 यूएसए के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन टीवी पर आते हैं और एक शॉकिंग अनाउंसमेंट करते हैं। डॉलर की गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी अभी टेम्परेरली सस्पेंड की जा रही है। टेम्परेरली
जो आज तक रिस्टोर नहीं हुई। यह डिसीज़न एक दिन में नहीं बना था, सिस्टम पहले से ही प्रेशर में था, सिस्टम पहले से ही हिल रहा था। रिचर्ड निक्सन ने बस उसको गिरा दिया। डॉलर अब गोल्ड से बैक्ड नहीं रहा, हैंस ब्रेटन वुड सिस्टम ख़त्म हो गया। लेकिन डॉलर नहीं हुआ, वो आज भी अपनी ग्लोबल डोमिनेंस बनाया हुआ है। पर अब सवाल ये है कि बिना गोल्ड के डॉलर पे इतना भरोसा कैसे किया जा सकता है। इसीलिए दुनिया धीरे धीरे करके फ्लोटिंग सिस्टम की तरफ बढ़ गई, जहाँ करेंसी की वैल्यू सप्लाई और डिमांड के हिसाब से तय होगी। सबको लगा अब डॉलर खत्म, लेकिन निक्सन शॉक के बाद भी डॉलर इसलिए सरवाइव कर गया क्योंकि वो ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंशियल सिस्टम की बैकबोन बन चुका था। यूएस इकोनॉमी सबसे स्ट्रांग थी और उस वक्त भी उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। लेकिन अमेरिका यहीं नहीं रुका। डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस को बरकरार रखने के लिए उसने एक और बड़ा मूव खेला। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग बनी, जिसके बाद ऑयल ट्रेड धीरे धीरे डॉलर में स्टैंडर्डाइज हो गया और यहीं से शुरू हुआ पेट्रो डॉलर सिस्टम। डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो जाता है हेनरी किसिंजर को, जो रिचर्ड निक्सन की गवर्नमेंट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। उन्होंने समझा कि गोल्ड लिमिटेड है, लेकिन दुनिया को एक ऐसी चीज़ चाहिए जिसके बिना मॉडर्न इकॉनमीज चल ही नहीं सकती, और वो चीज़ थी ऑयल। सऊदी अरेबिया पहले से ही लार्जली अपना ऑयल डॉलर में ही बेच रहा था, पर 1971 के बाद उस सिस्टम की कोई गारंटी नहीं रही। कंट्रीज़ चाहें तो किसी भी करेंसीज में ऑयल ट्रेड कर सकती थी। यही वो मोमेंट है जहां अमेरिका ने एक स्ट्रेटेजिक मूव खेला। यूएसए ने सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर 1974 के आसपास एक स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की कि सऊदी अरेबिया अपना ऑयल सिर्फ डॉलर में प्राइस और सेल करेगा, और ऑयल से कमाए हुए डॉलर्स को सऊदी अरेबिया यूएस फाइनेंशियल सिस्टम में इन्वेस्ट करेगा। बदले में यूएस से सऊदी अरेबिया को सिक्योरिटी और मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ऑयल पहले से ही डॉलर में बिक रहा था, पर इस डील ने इसे ग्लोबल स्टैंडर्ड बना दिया। धीरे धीरे ऑयल ट्रेड ग्लोबल लेवल पर डॉलर में स्टैंडर्डाइज हो गया। रिजल्ट, इंडिया को अगर ऑयल चाहिए तो पहले डॉलर लेने पड़ेंगे। ब्राज़ील, यूरोप, किसी भी कंट्री को अगर ऑयल चाहिए तो पहले डॉलर लाने पड़ेंगे। और फिर ऑयल एक्सपोर्टर्स उन डॉलर्स को यूएस बैंक और ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग। रिजल्ट, डॉलर की डिमांड ग्लोबल लेवल पर स्ट्रॉन्ग बनी रही। गोल्ड स्टैंडर्ड ख़त्म तो हुआ, लेकिन ऑयल ने डॉलर की लॉन्ग टर्म डिमांड को रीइंफोर्स कर दिया। गोल्ड स्टैंडर्ड ख़त्म हुआ तो क्या, ऑयल ने डॉलर की डिमांड को परमानेंट कर दिया। किसिंजर के एक मूव ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जो निक्सन की एक अनाउंसमेंट ने करी थी। जब ब्रिटेन ने गोल्ड छोड़ा तो उसका एम्पायर गिर गया, लेकिन जब अमेरिका ने गोल्ड छोड़ा तो उसने सिस्टम ही बदल दिया। 2026 में अभी भी दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी डॉलर ही है। ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का लगभग 58% यूएस डॉलर ही है और चाइनीज़ युआन 2%। हालांकि देखा जाए तो गैप बहुत ज़्यादा है, पर डॉलर को चैलेंजेस भी आ रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशिया पर सैंक्शंस लगे। रशियन बैंक्स को स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से एक्सट्रैक्ट कर दिया गया, जिसके बाद कई देशों ने ये सोचा कि अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राज़ील कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने डॉलर का ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश की। तो क्या डॉलर का एंड आ रहा है? डॉलर का डोमिनेंस धीरे धीरे कम हो रहा है। 2001 में 72% और आज 58%। लेकिन डॉलर ख़त्म हो रहा है, ये नियर फ्यूचर में रियलिस्टिक नहीं लगता, क्योंकि करेंसीज़ का भरोसा सालों में नहीं डेकेड्स में बनता है और डेकेड्स में ही टूटता है। चाइना ग्लोबल मार्केट में अपनी करेंसी पुश ज़रूर कर रहा है, लेकिन युआन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि चाइना अपनी कैपिटल फ्लो को कंट्रोल करता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स अपनी सेविंग्स किसी ऐसी करेंसी में नहीं रखना चाहते जहां गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा कंट्रोल हो। जब तक चाइना अपना कंट्रोल कम नहीं करता, युआन डॉलर को सीरियसली चैलेंज नहीं कर पाएगा
अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है तो इस टॉपिक का पार्ट 1 जहां हमने यूएस डॉलर के राइज को एक्सप्लेन किया है वो भी देख सकते हैं। वो लिंक हमने पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गोल्ड गया, ऑयल आया और डॉलर ने हर बार सिस्टम को अपने हिसाब से रीशेप किया। सवाल आज भी वही है, क्या फ्यूचर में भी रूल्स अमेरिका ही लिखेगा या कोई नया प्लेयर गेम बदलेगा, युआन, यूरो या कोई डिजिटल करेंसी? कमेंट में ज़रूर बताएं। और याद रखो, जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो रुपया गिरता है, पेट्रोल महंगा होता है और असर सीधा आपकी जेब पर पड़ता है। तो सवाल सिर्फ ग्लोबल नहीं, पर्सनल भी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टीम थिंकर्स को। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।